यस मालिक, बढ़ते हैं आगे। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, देखो सबसे पहले हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट कर लिया था। सेल्फ असेसमेंट के बाद क्या होगा, समरी असेसमेंट। अब समरी असेसमेंट के बाद क्या होगा, समरी असेसमेंट के बाद डिपार्टमेंट क्या बुलाएगा बेटा, इन्फॉर्मेशन बुलाएगा। यस, इन्फॉर्मेशन बुलाएगा और कुछ लोगों से क्या करवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। तो ये आ गया 142(1), जहां पे कुछ लोगों से वो इन्फॉर्मेशन मंगाएगा और कुछ लोगों से वो क्या करवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। यस, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि भैया दो बातें हो सकती है, वापस से चलो इनकम टैक्स अथॉरिटी में जाते हैं। यहाँ से अब वापस से कितनी बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है। एक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गए। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आए। बराबर है। लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा नेगेटिव व्यू पहले ले लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आए। आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आए। अब एओ का पावर क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए हैं और उसको समझ नहीं आ रहा या उसको थोड़ा सा भी शक है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो ऐसे केस में वो एक पावर यूज कर सकता है। ये है पावर 142(2)(a का। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल ऑडिट। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल ऑडिट। तो आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, द नेक्स्ट सेक्शन जो आपने इन लाइन पढ़ना चाहिए वो है 142(2)(a, दैट इज स्पेशल ऑडिट। अब ये स्पेशल ऑडिट होता क्या है, करता कौन है, सारी चीजें बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्पेशल ऑडिट है ये कुछ ही केस में किया जाता है, हर केस में नहीं किया जाता। सो देयर आर मोटे मोटे तौर पे 6 केसेस जहां पे स्पेशल ऑडिट किया जाता है। प्लीज ध्यान से सुनना, ये 6 पॉइंट ही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट। अगर आपको लग रहा है कि भैया अकाउंट जो है किसको लग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है भैया यस देयर इज अ नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द अकाउंट्स, तो वो स्पेशल ऑडिट ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। मान लीजिए रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप को अगर स्पेशल ऑडिट करना है तो वो एओ बैठ के करते बैठेगा तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स अगर जहां पे बहुत बड़े होते हैं वहां पे स्पेशल ऑडिट ऑफर कर दिया जाता है। तीसरा, डाउट अबाउट द करेक्टनेस। अगर करेक्टनेस को लेकर के इशू है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया जा सकता है। चौथा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लीजिए एक सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन है जो बहुत ही मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ये किया जा सकता है। पांचवा, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसा हो सकता है कि ये नेचर ही इस तरीके का है या बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही इस तरीके का है जिसको पहले कभी देखा नहीं गया है। यस, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो है ही। तो चलो वापस से, नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट, डाउट अबाउट द करेक्टनेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। खत्म। कम ऑन, वापस से, नेचर, वॉल्यूम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डाउट अबाउट द करेक्टनेस, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। कोई भी स्पेशल ऑडिट कराने से पहले बॉसेस से अप्रूवल लेनी पड़ती है। बॉसेस मतलब कौन, एओ के ऊपर वाले, मतलब सीसीआईटी, सीआईटी, पीसीआईटी, इनसे आपको क्या लेनी है, अप्रूवल लेनी है। सर ये स्पेशल ऑडिट जो है वो करेगा कौन, ये स्पेशल ऑडिट जो है ये स्पेशल नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल आना चाहिए मन में, हु विल पे द कॉस्ट ऑफ दिस ऑडिट? Is it the assessee who will pay the cost of this audit or is it the department who will pay the cost of this audit? Well, my friends, it is the डिपार्टमेंट विल पे द कॉस्ट ऑफ दिस ऑडिट। शक उनको है और कैरी आउट वो कर रहे हैं। तो ये स्पेशल ऑडिट का जो खर्चा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, एसएससी की तरफ से नहीं होता। सर विल द स्पेशल ऑडिट बी रिक्वायर्ड इफ द अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड? The answer is yes. Even if the accounts are audited and the order is issued under 142(2)(a, yes, special audit will be mandatory. Yes, special audit will be mandatory. अच्छा सर, Sir, we always have a time limit to complete the audit. Is there any time limit to complete the audit being special audit? The answer is yes. Generally, the time limit to submit the report of special audit is already given in the order by AO. However, the maximum time is 180 days. 180 दिन के अंदर में ये ऑडिट रिपोर्ट आपकी क्या आ जानी चाहिए, बाहर आ जानी चाहिए। तो मैक्सिमम कितना दिन है बेटा, 180 डेज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, तो मैक्सिमम है आपका 180 डेज। 180 डेज के अंदर में ये क्या हो जानी चाहिए, बाहर आ जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं स्पेशल ऑडिट की। तो स्पेशल ऑडिट कब कब किया जा सकता है, इन 6 केसेस में ही किया जा सकता है। पहला, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। तीसरा, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। चौथा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। पांचवा, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस। एंड छठवा, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। यस, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी सीसीआईटी इज रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ भी करने से पहले previous approval of PCIT and CCIT will be required.
अच्छा, कौन करेगा सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। रेम्यूनरेशन कौन पे करता है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका क्या करता है? पे करता है। ये सुनो। अच्छा जी सर, रिपोर्ट जो होती है इसकी फॉर्म 6B के अंदर में होती है। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, पर हाँ अब पूछा जा सकता है। ये सुनो, मैंडेटरी है इवन इफ द ऑडिट इज डन OOBH, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देना जरूरी है। ऐसा नहीं आपने डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट दे दी, नहीं ये नहीं चलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या करना होगा? देना होगा। रिपोर्ट मस्ट बी गिवन 180 डेज मैक्सिमम, यहाँ पे हमने लिखा है 180 डेज मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है ऑर्डर में डायरेक्टली लिखा होता है कितने दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर आप वो नहीं सबमिट करते तो मैक्सिमम 180 डेज के अंदर में आपको क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2023 से यहाँ पे अमेंडमेंट आया, तो सभी मई 24 नवंबर 24 वालों के लिए, जून 24 दिसंबर 24 वालों के लिए ये अमेंडमेंट है। देखिए पहले ऐसा होता था, इस सेक्शन के अंदर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड ऑडिट नहीं था, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड जो ऑडिट है वो इसमें अंदर में कवर नहीं होता था। विद फाइनेंस एक्ट 2023 अब आपको स्पेशल ऑडिट कराने बोला जा सकता है, और इसी सेक्शन के अंदर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड भी राइट दिए गए हैं कि आप क्या करवा सकते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री ऑडिट भी अब इसके अंदर में क्या किया जा सकता है? करवाया जा सकता है। तो अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि क्या भैया इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर के एओ को शक है कि क्या वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है क्या? तो आपका आंसर अब आना चाहिए, आंसर इज यस। सो डायरेक्शन फॉर स्पेशल ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इस साल का एक अमेंडमेंट है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी अब आपके 142(2)A के अंदर में कवर हो जाएगा, एंड कैन बी गिवन ओनली इन केस वेयर दीज आर पेंडिंग। ध्यान रखिए स्पेशल ऑडिट तभी दिया जा सकता है जब एसएससी का कोई केस पेंडिंग चल रहा हो। मान लो एसएससी का कोई केस पेंडिंग नहीं चल रहा, क्या स्पेशल ऑडिट दिया जा सकता है? द आंसर विल बी नो। CA shall be nominated by department only. CA shall be nominated by department only, that is PC, CIT, CCIT और PCCIT. Yes or no? Direction shall be given even if the accounts are already audited. मान लो आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर मिला था and you have not done the special audit. What are the consequences of not complying this particular order? See, if the order of AO is not complied, 10,000 is the penalty. So penalty for non-compliance of AO's order is 10,000. दूसरा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर आपने एओ की बात नहीं मानी इस केस में तो क्या हो सकता है सर? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है आपके खिलाफ। तीसरा, प्रोसिक्यूशन हो सकता है विच में बी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर, तो भैया 1 ईयर तक का प्रोसिक्यूशन, जेल का ऑर्डर आ सकता है। एंड सर यहाँ पे एओ को शक तो हो ही जाएगा क्योंकि आप ऑडिट नहीं करवा रहे हैं, तो आपके ऊपर सर्च एंड सीजर के कंप्लायंसेस भी हो सकते हैं। सर्च एंड सीजर वाली कंप्लायंस, दैट इज रेड तक के प्रोविजन आपके ऊपर लगाई जा सकती है। यस और नो? चलिए अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 153 के अंदर में। ये अमेंडमेंट किससे लिंक्ड है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता था, कोई भी जब असेसमेंट होता है, सॉरी, कोई भी जब असेसमेंट होता है तो इस असेसमेंट को खत्म करने का एक टाइम लिमिट होता है। कोई भी जब असेसमेंट होता है, इस असेसमेंट को खत्म करने का क्या होता है बेटा? एक टाइम लिमिट होता है, बराबर है। ये टाइम लिमिट के अंदर में उतना टाइम लिमिट, जितना टाइम लिमिट स्पेशल ऑडिट के लिए गया है उतना एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब स्पेशल ऑडिट के लिए अगर 4 महीने लगे होंगे तो 4 महीने आपको टाइम लिमिट में बढ़ा के दे दिए जाते हैं, क्योंकि उतना टाइम तो थर्ड पर्सन ने ऑडिट के लिए लिया था। अब इस साल से इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इसके अंदर में क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है, बराबर है। तो उतना टाइम जितना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए गया उतना भी तो फिर मेरे को टाइम लिमिट में बढ़ा के मिलना चाहिए एज अ एओ। सपोज एओ को क्या करना है? एओ को अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है 12 महीने के अंदर में। लेट अस अंडरस्टैंड, एओ को अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है 12 महीने के अंदर में। अब इशू क्या होता है? 4 महीने तो चलेगा ऑडिट कराने के लिए, तो भैया 12 मंथ्स प्लस उसको 4 मंथ्स मिलने चाहिए ना, जो स्पेशल ऑडिट कराने के लिए गया। यस और नो? 12 मंथ्स तो उसका एक्सक्लूसिव पीरियड है जब उसको क्या करना चाहिए? अपना असेसमेंट कंप्लीट करना चाहिए। अब ठीक इसी तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इस साल से ऐड हो गया, तो डोंट यू थिंक उतना अमेंडमेंट और आना चाहिए कि भैया जितना टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए गया होगा उतना टाइम फिर आपको असेसमेंट में क्या होगा? बढ़ के मिलेगा। असेसमेंट कंप्लीट करने के टाइम लिमिट में आपको क्या मिलेगा? बढ़ के मिलेगा एज ए एओ। तो एओ के फेवर में एक और प्रोविजन आई है। यस, सेक्शन 153, सेक्शन 153 क्या करता है? हियर एंड आफ्टर दिमाग में बैठा दीजिए। सेक्शन 153 टाइम लिमिट देता है असेसमेंट कंप्लीट करने की। सेक्शन 153 क्या करता है? टाइम लिमिट देता है असेसमेंट कंप्लीट करने की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सेक्शन 153 क्या करता है? टाइम लिमिट देता है असेसमेंट कंप्लीट करने की। तो 153 हैज बीन अमेंडेड सो एज टू एक्सक्लूड द पीरियड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन
थ्रू द कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टाइम लिमिट, थ्रू द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टाइम लिमिट। तो अब जितना टाइम ऑडिट करने के लिए लगा या जितना टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए लगा, उतना टाइम पीरियड क्या किया जाएगा, बढ़ा के मिल जाएगा जब आप असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। उतना टाइम लिमिट क्या करेगा, आपको बढ़ा के मिल जाएगा जब आप क्या करेंगे मालिक, असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अब एक और सवाल आता है, जैसे कि हम क्या जानते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है ये कौन करेगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा या कॉस्ट ऑडिट करेगा? क्योंकि जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो राइट्स है या कॉस्ट ऑडिट के जो राइट्स है, ये किसके पास है बेटा, ये आपके कॉस्ट अकाउंटेंट के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं है। तो इस सेक्शन में अकॉर्डिंगली अमेंड किया गया है कि भैया इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो किसके थ्रू हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट दैट इज सीएमएस के थ्रू हो रहा है, वो टाइम लिमिट क्या किया जाएगा बेटा, एक्सक्लूड, वो टाइम लिमिट क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन करेगा सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी डन बाय सीएमए। तो यहाँ पे एक और अमेंडमेंट आया है। पहला अमेंडमेंट यहाँ पे क्या आया है इस सेक्शन के अंदर में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दूसरा अमेंडमेंट क्या आया है, यहाँ पे सीए के साथ साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए जो अथॉरिटी रखी गई है वो सीएमए रखी गई है। गेटिंग द पॉइंट? चलो लिखने का पार्ट पूरा एक साथ करते हैं, डोंट वरी अबाउट। अब जरा देखिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 142 ए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सेक्शन काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन उतने काम का नहीं है। तो लेट अस फोकस क्या है इस सेक्शन के अंदर में। now section says that whenever AO has doing where the AO has been doing assessment or reassessment, right, and he wants to make a valuation or to bring out the fair market value of a particular thing, yes or no, or he has to ascertain the value of any asset, or he has to ascertain the value of any property, he can refer the case to the valuation officer. The valuation officer is an officer who is a part of income tax department, who does the fair market value or the value of any particular property or asset. Whenever the AO has made the reference to the valuation officer, the valuation officer has to give the report within 6 months from the end of the month in which reference is made. So let's say if the reference is made in April, valuation officer will give his report within 6 months from the end of April, that is May, June, July, August, September, October. By the end of October, he has to give the report. Now, my first and important question is, whether the valuation report received from valuation officer, is it mandatory that AO has to consider it? अंडरस्टैंड, वैल्यूएशन ऑफिसर को जब भी कोई केस दिया गया है रेफरेंस के लिए, ये सिर्फ एओ के सेटिस्फैक्शन के लिए, जरूरी नहीं है उनने जो वैल्यू दी वही हमें कंसिडर करनी है। एओ सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जा रहा है, ये सिर्फ क्या किया जा रहा है, रेफरेंस के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन ऑल्सो मेंशन करता है रेफरेंस। तो जरूरी नहीं है जो वैल्यूएशन आए एओ उस वैल्यूएशन को कंसिडर करे ही, ये एओ की मर्जी है उसको कंसिडर करना है या नहीं, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। सो चेक करिए, AO may for the purpose of assessment or reassessment make a reference, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम, make a reference to valuation officer to estimate the value including the fair market value of any asset, of any property or any investment। तो क्या किया जा सकता है सर, AO क्यों रिफर करेगा, AO। असेसी को रिफर करना है वो रजिस्टर्ड ऑफिसर के, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाकर के अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल सकता है। एओ को जाना है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास ना जाके वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच रेफरेंस इज मेड। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच रेफरेंस इज मेड। While counting the period of completion of assessment, time limit for making a reference to AO is excluded। Again वही बात, मान लीजिए AO असेसमेंट कर रहा था और AO को असेसमेंट कंप्लीट करना है लेट से 12 महीने के अंदर में, यस उसने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया, अब 6 महीने तो वैल्यूएशन ऑफिसर ही ले लेंगे, तो फिर उसका टाइम लिमिट तो कम हो गया असेसमेंट करने का। इस बात को समझते हुए लॉ ने एओ के फेवर में एक प्रोविजन निकाली है कि जितना पीरियड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए लगेगा, जितना पीरियड रेफरेंस ऑफिसर के वैल्यूएशन ऑफिसर के रेफरेंस के लिए जाएगा, या जितना पीरियड स्पेशल ऑडिट करने के लिए लगेगा, उतना टाइम पीरियड जितना वेस्ट हुआ है एओ का, ये आपको उतना बढ़ा के मिल जाएगा। टाइम लिमिट जो हम काउंट करेंगे उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट इज उतना टाइम आपको क्या मिल जाएगा, बढ़ के मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस।
नेक्स्ट आता है बेटा फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन। अब जैसे कि आप जानते हैं 2019 के बाद क्या आ चुका है बेटा, फेसलेस असेसमेंट आ चुका है। यस, तो आज जो ये रेफरेंस किया जाता है, पहले फिजिकल के अंदर में किया जाता था। यस, आज जो ये रेफरेंस किया जाता है, पहले ये फिजिकल के अंदर में किया जाता था, अब ये जो रेफरेंस है ये किसके अंदर में किया जाएगा बेटा? तो मालिक अगर हम ध्यान से देखें, पहले ये रेफरेंस क्या किया जाता था सर, वैल्यूएशन ऑफिसर को किया जाता था, और ये जो रेफरेंस होता था ये फिजिकल के अंदर में होता था। हियर एंड आफ्टर क्या हुआ सर, हियर एंड आफ्टर 2019 से पूरा फेसलेस असेसमेंट आ गया। अब इस चीज का पावर दिया है सेक्शन 142 बी में। अब यही जो वैल्यूएशन और इंक्वायरी है, अब डिपार्टमेंट क्या करता है, इसको फेसलेस करता है। तो एज पर द स्कीम इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), आरओआई और किसकी बेटा, गिविंग इंक्वायरी, मेकिंग इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, डायरेक्टिंग द directing the assessee to get his books of accounts audited under 142(2)(a), or estimating the value of any value of property, investment, etc. will be done by AO, shall be in faceless manner through NEAC, that is National E-Assessment Center, for computation of total income or loss, for computation of total income or loss। तो अब जो पिछले 4 सेक्शन हम लोग पढ़ के आए, 142(1), 142(1)(2), 142(2)(a और 142(a), अब ये चारों क्या हो चुके हैं, फेसलेस मैनर में कैरी आउट किए जाते हैं। अब ये चारों क्या हो चुके हैं बेटा, फेसलेस मैनर में कैरी आउट किए जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इधर आइए, वापस से इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास चलिए। देखिए आपने रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद समरी असेसमेंट हुआ, समरी असेसमेंट के बाद डिपार्टमेंट बोलेगा असेसमेंट करना है नहीं करना है, नहीं करना है मैटर खत्म। लेकिन अगर उसको असेसमेंट करना है तो दो बातें होंगी, एक उसको अकाउंट समझ में आए, दूसरा उसको अकाउंट समझ में नहीं आए। अगर उसको अकाउंट समझ में नहीं आए, एओ के पास कितने पावर है, दो पावर है। एक, या तो वो स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है इन स्पेशल केसेस, या तो फिर क्या कर सकता है, बोलो जल्दी से, वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यू रेफर कर सकता है। ये दो होने के बाद, या इन केस उसको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो आपने लिखा है, जो आपने डिटेल्स दी है वो उसके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में वो सीधा किसके ऊपर चल जाएगा, रेगुलर असेसमेंट के ऊपर चल जाएगा। अब ये रेगुलर असेसमेंट क्या होता था और इसके अंदर में क्या चेंज आया, पहले ये समझ लीजिए। ये रेगुलर असेसमेंट क्या होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड यूज टू कॉल द असेसी ऑन हिज प्रीमाइसेस since he has gathered some information. How he has gathered some information? On the basis of return which you have submitted, on the basis of information which you have ऑलरेडी सबमिटेड। ही यूज्ड टू डू द ऑडिट, और ऑडिट के बाद उसकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती थी वो निकाल के बाजू रखता था। अरे आप अपना ही ऑडिट सेशन समझ लीजिए ना सर, आपने भी तो ऑडिट किया है। क्या करते हैं हम लोग, किसी के यहाँ ऑडिट करने के लिए जाते हैं, लॉ में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, इसके बाद में एक डॉक्यूमेंटेशन निकालते हैं। हाँ, बस ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन निकालता है, और डॉक्यूमेंटेशन निकाल करके एओ को जहां 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 शक होता था वो सारे पॉइंट क्या कर देता था, लिख देता था कि भैया मेरे को यहाँ यहाँ पे शक है, बराबर है। उसके बाद वो क्या करता था, असेसी को अपने प्रमाइसेस पे बुलाता था, किसी पर्टिकुलर दिन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो बुलाता था, और बुला करके, याद आ रहा है, मैनेजमेंट डिस्कशन होता है, बस बिल्कुल उसी तरीके से क्या करता था, मैनेजमेंट डिस्कशन करता था कि भैया ये पॉइंट यहाँ पे हुआ है। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, भैया कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं है, तुमने साल में 6 बार कैश पेमेंट किए, वो भी 10,000 के ऊपर। यस, ये जो पेमेंट किया गया है एक्स, बताओ ये एक्स कौन है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा रिलेटिव है, तो रिलेटेड पार्टी पेमेंट जो है ये अलाउड नहीं है। तो ये सारी बातें वो क्या करता था, मेंशन करता था। ये सुनो, ठीक उसी तरीके से ये होता है 143(3) में। जब ईओ आपका पूरा ऑडिट कंप्लीट कर दे, या मोटे मोटे तौर पे ऑडिट कंप्लीट कर दे, उसके बाद वो क्या करता है, आपको नोटिस भेज करके बुलाता है। इसको हम कहते हैं रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट। मतलब ईओ ने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा स्क्रूटनी कर लिया है, आपके बिल्स सारे के सारे चेक कर लिए, आपकी सारी इनकम के सोर्सेस अब उसको पता है, कुछ ठिकाने जहां पे उसको शक था उसने वो भी क्या कर दिया है, एनालाइज कर दिया है। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अब वो आपको क्या करेगा, किसी स्पेशल पर्टिकुलर डे, किसी स्पेशल पर्टिकुलर टाइम पे बुलाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही 3 ऑब्जेक्टिव, इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड, इस बात को समझने के लिए। यस, पर आप बताइए, जब भी हम किसी को बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं या इन्विटेशन देते हैं, इन्विटेशन देते हैं। अभी कोई शादी तो है नहीं,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पे इनविटेशन वर्ड को रिप्लेस कर दो नोटिस के साथ। मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी आपको बुलाना है, वो आपको क्या भेजेंगे सर, नोटिस भेजेंगे। क्या भेजेंगे मालिक, नोटिस भेजेंगे। अब इस नोटिस को कहा जाता है नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। याद रखिए, अगर असेसमेंट करना है 143(3) का तो नोटिस अंडर 142(2) जरूरी है। अगर असेसमेंट करना है 143(3) का तो नोटिस अंडर 142 जरूरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन जो आपने पढ़ना चाहिए सर, नेक्स्ट सेक्शन जो आपने पढ़ना चाहिए वो है 143 सबसेक्शन 2। 143 सबसेक्शन 2 क्या है? नोटिस है। नोटिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनवाइट द असेसी ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है नोटिस का? इस नोटिस को ऑब्जेक्टिव सेंड करके ये है कि भैया चेक करेंगे, आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे और चेक करेंगे दैट इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड। यस और नो? सर ऐसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी बुला लेगा। भैया कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ना, कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि भैया हाँ आप यहाँ तक के बुलाएंगे, इसी टाइम तक के बुलाएंगे। तो जी हाँ, सेक्शन टाइम लिमिट भी देता है इस नोटिस को इशू करने की। इस नोटिस को इशू करने का टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI इज फाइल्ड। जैसे ROI फाइल हुआ है वहां से 3 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, इस नोटिस को इशू करना है। यस, इन केस ऑफ रिवाइज रिटर्न, जो रिवाइज रिटर्न जिस फाइनेंशियल ईयर में फाइल हुआ होगा उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 3 मंथ के अंदर में आपको क्या करना है, बुलाना है। यस, अब आपके मन में बहुत तगड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर समरी असेसमेंट का टाइम लिमिट जो है वो तो 1 साल का है, जबकि यहाँ पे आप 3 महीने के अंदर ही बुला रहे हैं, और जब तक समरी असेसमेंट नहीं होगा तब तक आप इसके लिए बुलाएंगे कैसे? एब्सोल्युटली आप करेक्ट सोच रहे हैं, आप एब्सोल्युटली करेक्ट सोच रहे हैं। वो जो टाइम लिमिट लिखा है ना बेटा समरी असेसमेंट करने का, वो 1 साल मैक्सिमम टाइम लिमिट लिखा हुआ है। जबकि आज जो इनकम टैक्स के रिटर्न है वो समराइज हो जाते हैं मैक्स 15 दिन के अंदर में। 15 दिन के अंदर में ये काम हो जाता है। और ये जो 3 मंथ्स लिखा है ये भी मैक्सिमम पीरियड लिखा हुआ है, राइट। जैसे ही 15 दिन के अंदर में असेसमेंट होता है उनके ऊपर रेड फ्लैग्स आ जाते हैं, खुद उनका ही सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देता भैया इतने लोगों का क्या हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है। इसीलिए ये 3 जो टाइम लिमिट है ये सफिशिएंट इनफ बनता है प्रैक्टिकली। यस, आइए वेयर आरओआई इज फाइल्ड। देखिए ये लाइन यहां से बहुत इंपॉर्टेंटली शुरू हो रही है बिकॉज द सेक्शन स्टार्ट विद द वर्ड वेयर आरओआई इज फाइल्ड। कैन आई से इफ आरओआई इज नॉट फाइल्ड असेसमेंट अंडर 143(3) इज इम्पॉसिबल? यस, आस्क मी हाउ। इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड हाउ कैन नोटिस बी सेंड? If notice cannot be sent, there cannot be assessment. Because section start with the word if return is filed. Are you getting the point? So if return is filed either under 139 or as per the notice of AO 142(1) के तहत नोटिस भेज के रिटर्न भरवा सकता है. So where the return is filed? So can I say if ROI not filed, assessment under section 143(3) is not possible. Can I say this? Yes. अगर रिटर्न फाइल किया ही नहीं तो असेसमेंट अंडर 143(3) हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? पॉसिबल ही नहीं है। चेक करिए। सो वेयर रिटर्न इज फाइल्ड, AO और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एंश्योर assessee has not understated his income, overstated his loss or depreciation, underpaid the tax, right? Within 3 months from the end of financial year, this notice needs to be served. अब ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ड है, इस 2 वर्ड को भी मैं क्लियर कर दूं। कई जगह पे वर्ड लिखा हुआ है इशूड और कई जगह पे वर्ड लिखा हुआ है सर्व्ड। यहां आप देखेंगे नोटिस असेसी को इशू नहीं हो जाना चाहिए, नोटिस असेसी को मिल जाना चाहिए। सर्व्ड का मतलब क्या है? सिर्फ इशू। और इशू का मतलब क्या है? सिर्फ इशू। सर्व्ड का मतलब क्या है? मिल जाना चाहिए। तो भैया ये जो नोटिस है ये 3 महीने के अंदर में इशू नहीं करना है, ये 3 महीने के अंदर में उसको मिल जाना चाहिए। द नोटिस नीड्स टू बी सर्व्ड इन विच ROI is filed 3 months from the end of the financial year in which ROI is filed. In case of revised return, the time limit shall be counted from revised return. Yes or no? अच्छा, एक सेक्शन है सेक्शन 292(b). ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फेवर करता हुआ एक सेक्शन है। देखिए क्या होता था, कई बार ऐसा होता था, अब नोटिस है, नोटिस जो पहले बनते थे और आज बनते थे इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो पहले नोटिस बनते थे ना वो ह्यूमन के द्वारा बनते थे और इसमें एरर होना पॉसिबल होता था। तो कई बार नाम की गलती हो जाती थी, कई बार एड्रेस की गलती हो जाती थी, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते थे, राइट। अब मान लीजिए
अगर नोटिस के अंदर में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे नाम की कोई गड़बड़ हो गई, राइट, पैन नंबर लिखते वक्त थोड़ा एक वर्ड आगे पीछे हो गया, टाइपिंग एरर होता था, तो अब ऐसे केस में मान लो नोटिस तो ले लिया, एसएससी आता था, कोऑपरेट भी कर लेता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसको बाद में कोई मिलता था और बताता था भैया ये नोटिस तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर में जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है सही नहीं है, जो आपका नाम लिखा है तो मिसमैच है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और वो पूरी इंक्वायरी में कोऑपरेट करने के बाद क्या कर देता था, इसको इनवैलिड ठहराने की कोशिश करता था, उसको इनवैलिड ठहराने की क्या करता था, कोशिश करता था। तब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लॉ लाया था खुद के फेवर में, कहा था कि मान लीजिए वेयर द असेसी हैज अपीयर्ड इन एनी प्रोसीडिंग और कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी related to assessment or reassessment, it shall be deemed that notice is served and it is served as per the act and he will be precluded from taking any objection। मतलब अगर आपको पता नहीं था पर आपने क्या कर दिया, कोऑपरेट कर दिया, बाद में हम आपको क्या नहीं करने देंगे, पीछे नहीं हटने देंगे। So where the assessee has appeared in any proceeding, cooperated in any inquiry related to assessment or reassessment, it shall be deemed that notice under the act has been duly served. Notice under the act has been duly served. Getting the point? Notice under the act has been duly served. चलो मालिक आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से रिलेटेड जितने पार्ट है वो क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, पर कब, एक बार हम लोग स्क्रूटनी असेसमेंट भी कर ले उसके बाद। मान लीजिए आपको क्या किया गया था, बुलाया गया था किसी पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे, आप नहीं पहुंचे, क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ जाएगा दया कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे केस में आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगाया जा सकता है और एओ का ऑर्डर न मानने के लिए पेनल्टी कितनी है बेटा, 10,000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर क्या की जा सकती है सर, लगाई जा सकती है। यस, उसके ऊपर पेनल्टी आपके ऊपर क्या की जा सकती है सर, लगाई जा सकती है। गेटिंग? चलिए अब 143(3) के अंदर में आता है स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर में कि आखिर स्क्रूटनी क्या होगा। स्क्रूटनी मतलब ऑडिट, मतलब चेकिंग। अब क्या होता है जरा समझिए, थोड़ा सा दिमाग को सेट कीजिए, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। रिटर्न भरा, आपने इंक्वायरी मंगाई, इंक्वायरी मंगाने के बाद आपने अपनी क्या निकाली, क्वेरीज निकाली, क्वेरीज निकालने के बाद क्या होगा, क्वेरीज निकालने के बाद एओ एसएससी को बुलाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बुलाएगा बाय सेंडिंग अ नोटिस अंडर 143(2). 143(2) नोटिस भेज करके बुलाएगा और बुलाने के बाद क्या करता था, जरा दिखता था, बैठते थे दोनों जन बात करते थे, ये एक एक पॉइंट के ऊपर क्या करते थे, डिस्कशन करते थे। जितने भी एओ ने निकाले हैं, व्हाटसोएवर आर द डाउट्स ऑफ एओ, दे यूज्ड टू हैव डिस्कशन ऑन एवरी पॉइंट। नाउ देयर आर 3 आउटकम्स ओनली। पॉइंट नंबर 1, AO is satisfied with whatever explanation is given by the assessee. If AO is satisfied by whatever explanation given by the assessee, he used to cut that point. हम भी ऑडिट में यही करते हैं। Yes, if we are satisfied with the explanation given by the assessee, we used to cut that particular point. दूसरा, ऐसा हो सकता है that AO is satisfied but subject to certain further documentation कि भैया हाँ आप बोल रहे हो कि आपने खर्चा किया था, बिल लाके दिखा दो, मैं अप्रूव कर दूंगा, विषय खत्म हो जाएगा। So second point was AO is satisfied or dissatisfied subject to certain other document। तीसरा सिचुएशन क्या होता था, एओ कुछ चीजों पे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ये समझ में आ जाता था कि भैया दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे एसएससी जो है यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है और मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। यानी अकॉर्डिंगली जिन बात को उसने एक्सेप्ट कर दिया वो पॉइंट कट हो जाते थे, सब्जेक्ट टू अदर डॉक्यूमेंट दिखाने पे भी वो पॉइंट क्या हो जाते थे, कट हो जाते थे। और जिन चीजों पे वो अग्री नहीं है, मान लो कुछ एक्सपेंसेस है जिसके बिल नहीं मिल रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये इतना बिल तो नहीं हो सकता, वो उसको डिसअलाउ कर देता था। डिसअलाउ करता था मतलब क्या करता था, याद करो पीजीबीपी में हम किसी भी एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करते थे, मतलब आपकी इनकम में वो क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, याद है तुम्हें, हम उसको क्या कर देते थे, आपकी इनकम में एड बैक कर देते थे। बस यहाँ पे भी एओ क्या करेगा, स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा, मतलब आपके सारे एविडेंस को देखेगा, बेस्ड ऑन योर एविडेंस फर्निश्ड बाय द असेसी इन रिस्पांस टू 143(2), राइट, एंड गैदर्ड बाय द एओ, ही विल कंप्लीट द असेसमेंट एंड कंप्यूट योर टोटल इनकम और लॉस। मतलब 143(3) का टोटल ऑब्जेक्टिव है या तो आपका टोटल इनकम निकाले, या तो आपका टोटल लॉस निकाले, या आपका रिफंड ड्यू निकाले। यस, स्क्रूटनी में रिफंड ड्यू भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो पेबल निकाले, या तो लॉस जितना कैरी फॉरवर्ड करना है वो निकाले, या तो फिर रिफंड ड्यू निकाल करके खत्म करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज स्क्रूटनी। Based on the evidence furnished by the assessee in response to the notice or gathered by the AO
or gathered by the AO. The AO shall by order in writing determine the total income or loss or refund due to the assessee. तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रूटनी में हम टेक्निकली सिर्फ डिटरमाइन करते हैं। याद रखिए 143.3 पॉसिबल ही नहीं है अगर नोटिस अंडर 143.2 ना गया हो तो। यस, तो अगर आपने 143.2 का नोटिस नहीं भेजा तो 143.3 का असेसमेंट जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड ऐप इनिशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, वॉइड ऐप इनिशियो हो जाएगा। चलो आते हैं मालिक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी सर, अब देखिए क्या होता था, देखिए क्या होता था, लॉ जो पढ़ो वो पूरे हिस्ट्री के साथ पढ़ो। अगर ये रेगुलर बैच होता और फास्ट ट्रैक ना होता तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताता, एक एक लाइन के पीछे की हिस्ट्री बताता। बट कुछ जगह मेरे को हिस्ट्री बतानी पड़ती है, फास्ट ट्रैक होना से क्या होता है, कुछ जगह हमें हिस्ट्री बतानी पड़ती है। देखिए देयर आर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिनकी इनकम सेक्शन 10 के वेरियस सब सेक्शंस के अंदर में एग्जाम्प्ट है। यस, जैसे न्यूज एजेंसी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एओ क्या करता था, जब असेसमेंट करता था, एओ जो करता था असेसमेंट करता था, और मान लो इन इंस्टीट्यूशन द्वारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती थी, तो ऐसे केस में वो असेसमेंट कर देता था विदाउट गिविंग व्हाट, एग्जाम्पशन। बराबर है कि नहीं। अब देखिए जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं इनमें हो सकता है कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ हो, या इसका पेनल्टी भर के कुछ हो सकता हो, या रजिस्टर रिकॉर्ड्स में ना अवेलेबल हो उस टाइम पे, ऐसे बहुत से सिचुएशन पॉसिबल थे। इस लॉ को दिन चेंज किया गया था और कहा गया था कि मान लीजिए अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है जो 10 के सबसेक्शंस, वेरियस सबसेक्शंस के अंदर में जो स्पेसिफाइड है उनके अंदर में कवर हो रहे हैं, और एओ को अगर कुछ गलतियां मिलती भी है तो एओ की जिम्मेदारी है टू कंप्लीट द असेसमेंट आफ्टर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। एंड ये जो भी कुछ प्रॉब्लम है कि भैया इनने कंप्लायंस किया है, ये कंप्लायंस नहीं किया है, एओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती थी कि वो क्या कर देता था, प्रॉपर अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर देता था। तो एओ की जिम्मेदारी कहाँ खत्म हो जाती थी, प्रॉपर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करके उसकी जिम्मेदारी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। बट एओ विल कंप्लीट द असेसमेंट आफ्टर गिविंग एग्जाम्पशन, एओ विल कंप्लीट द असेसमेंट आफ्टर गिविंग एग्जाम्पशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो चेक करो। तो अगर 1021 वाले इंस्टीट्यूशन है, एओ इनका असेसमेंट कैसे करेगा, इनको पूरा एग्जाम्पशन दे देगा। एओ की जिम्मेदारी कितनी है, अगर यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है वो क्या कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो चेक करो, चलो चेक करो। एनी इंस्टीट्यूशन टू होम एग्जाम्पशन is available, AO cannot disallow such exemption if any contravention is made by such institution. AO will make the intimation for non-compliance to the central government prescribed authority about non-compliance and wait for the central government notification. He can disallow such exemption only if such exemption is withdrawn by government. He can disallow only if such exemption is withdrawn by government. Is that done? Check. डन है मालिक? चेक करना। सो अगर हम देखेंगे पहला स्क्रूटनी हो गया, दूसरा एग्जाम्पशन रिलेटेड पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। सेक्शन 143(3) के अंदर में चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए जो प्रोविजन है ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जरा समझते हैं कैसे। देखिए जनरली जब भी किसी सेक्शन 10 वाले यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, इनका जब भी स्क्रूटनी होता है, एओ हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट आफ्टर गिविंग एग्जाम्पशन। मतलब एओ एग्जाम्पशन दे देगा, जहां उसको गलती लग रही है वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर देगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देगा। क्लियर है मालिक? अब सेक्शन 11, 12 एंड 13 यहाँ पे चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट कवर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट कवर होते हैं। मान लो एओ असेसमेंट कर रहा है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के केस में उसको कुछ नॉन कंप्लायंसेस मिल जाते हैं। अब इस केस में ये कहा गया है, इन केस ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ही फर्स्ट हैज टू कम्युनिकेट टू सीआईटी पीसीआईटी अबाउट द wrongdoing of that particular trust or about the non-compliance of that particular trust, and he will not complete the assessment and he will wait till the order is received from CIT or PCIC. So unless like the section which are covered under section 10, the assessees which are covered under section 10, in case of charitable and religious trust, the provisions are altogether different. In case of charitable and religious trust, AO will not complete the assessment unless the order is received from PCIT or CIT. Check करिए, where the AO is satisfied that any institution or trust covered under section 1023C, 11, 12AB has committed
any specific violation as defined in 12AB, he shall send a reference to PCIT CIT to withdraw the approval, and no order making assessment or reassessment shall be made without giving effect to the order passed by PCIT or CIT. चेक कर लीजिए। डन है मालिक, चेक करिए। अब असेसमेंट कब हो सकता है? ये असेसमेंट 143(3) का तभी हो सकता है जब क्या किया गया बेटा, रिटर्न फाइल किया गया हो। अगर मान लीजिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये असेसमेंट हो सकता नहीं। दूसरी बात, ये असेसमेंट को खत्म करने का एक टाइम लिमिट होगा भैया, हर चीज एक्सपायरी डेट के साथ आती है, मतलब असेसमेंट को खत्म करने का भी कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। यहां आया है फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट, तो मई 24 नवंबर 24 वालों प्लीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां आया है अमेंडमेंट। पहले ये जो टाइम लिमिट था ये 9 मंथ्स था, और इस 9 मंथ्स को एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है, 12 मंथ्स कर दिया गया है। तो ये टाइम लिमिट को बढ़ाया गया है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। तो असेसमेंट ऑर्डर कब तक के पास किया जा सकता है? द ऑर्डर कैन बी पास विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। यस और नो? तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर, 12 महीने के अंदर में जब इनकम आपका जिस असेसमेंट ईयर के आप कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने के लिए, 12 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर? द ऑर्डर शैल बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। अब आप बताइए 143(3) के अंदर में क्या होगा, या तो आपकी टोटल इनकम, या तो टोटल लॉस, या तो टोटल रिफंड कंप्यूट होगा। मान लीजिए आपको रिफंड आ रहा है तो असेसी तो खुश होगा ही होगा। मान लीजिए लॉस आ रहा है, लॉस आपने जितना क्लेम किया था अगर उससे कम कर दिया, या आपकी इनकम को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये ऑर्डर अग्रीव्ड ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर के खिलाफ क्या आपके पास कोई रेमेडी है? आंसर इज यस। वही ऑर्डर के खिलाफ क्या रेमेडी थी, याद करके देखो, ऑर्डर के खिलाफ क्या रेमेडी थी बेटा, तो आपके पास तीनों रेमेडी अवेलेबल है यहाँ पे। आप अपील में जा सकते हो, आप रिवीजन में जा सकते हो, आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे तीनों रेमेडी अवेलेबल है, अपील में जा सकते हो, रिवीजन में जा सकते हो, और रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हो। क्लियर है मालिक? तो चलिए 143(3) को एक बार रिवाइज करते हैं। 143(3) के अंदर में क्या करेगा, एओ इनकम कंप्यूट करेगा, लॉस कंप्यूट करेगा, या आपका टोटल रिफंड कंप्यूट करेगा। 10 सबसेक्शन, रेलेवेंट सबसेक्शन वाले जिनको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जो 10 के अंदर में एग्जाम्शन ले रहे हैं, इनका असेसमेंट कंप्लीट करेगा आफ्टर गिविंग एग्जाम्शन। अगर इनमें कहीं मिसकंप्लायंस मिल रहा है, ही विल जस्ट कम्युनिकेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, ही विल एक्ट एज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। थर्ड, जो रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनके केस में एओ अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है, ही विल कम्युनिकेट टू सीआईटी, पीसीआईटी, एंड तब तक ये वेट करेगा जब तक कि इनका कोई क्या ना आ जाए, ऑर्डर ना आ जाए, तब तक कि इनका कोई डिसीजन ना आ जाए। यस और नो? एंड लास्ट में ये ऑर्डर, ये असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। यहां पे क्या आया है सर, अमेंडमेंट आया है। इज दैट डन? चलो जी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। एक सेक्शन है सेक्शन 144 रेफरेंस टू डीआरपी। ये हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में पढ़ेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख करके रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2019 के बाद ये जो असेसमेंट होता था 143(3) वाला, ये फेसलेस असेसमेंट में शिफ्ट हो गया है। फेसलेस असेसमेंट में शिफ्ट करने के लिए पावर चाहिए था, तो ये है पावर वाला सेक्शन 143(3)A। यहाँ पे एक नया सेक्शन डाला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्कीम लेकर के आएगा फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलर असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ताकि क्या आ जाए, तीन चीजें आ जाए। पहला एफिशिएंसी आए, दूसरा ट्रांसपेरेंसी आए, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी आए। ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे प्रोसेस का? एलिमिनेट करना है इंटरफेस बिटवीन द एओ एंड द असेसी, ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, एंड सर इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड असेसमेंट। क्लियर है? चलिए अच्छा, आगे चल के आप मेरे साथ एक गार का प्रोविजन पढ़ेंगे। आगे चल के आप मेरे साथ एक गार का प्रोविजन पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता है कि गार अप्लाई करना चाहिए, गार का फुल फॉर्म क्या है बेटा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन। अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता है कि एसएससी के केस में नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है और गार को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, रेफरेंस देगा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को। AO may make a reference to PC or PC, Principal Commissioner, C, Commissioner, at any stage of assessment or reassessment on the basis of material and evidence available to declare an arrangement as impermissible avoidance agreement। तो यहाँ पे IAA का मतलब क्या है,
इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये किसके अंदर में आता है? गार। तो अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए सर, गार के प्रोविजन अप्लाई करना चाहिए, वो गार के प्रोविजन क्या कर सकता है सर? अप्लाई कर सकता है। वो गार के प्रोविजन क्या कर सकता है सर? अप्लाई कर सकता है। रहने मालिक, चलो जी, ये हम अभी पढ़ के आए। नो ROI असेसमेंट नोटिस समन अदर प्रोसीडिंग फर्निश्ड मेड इशूड शैल बी इनवैलिड मियरली बिकॉज ऑफ एनी रीजन मिस्टेक और डिफेक्ट और एनी ओमिशन। ये भी सेक्शन डिपार्टमेंट ने अपने फेवर में लिया है। मान लीजिए अगर कोई नोटिस गलत हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसमें छोटा सा डिफेक्ट रह जाता है, नोटिस को क्या नहीं माना जाएगा? इनवैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है मालिक? चलो, मेरे हिसाब से पहले यहां तक का पूरा पार्ट लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से अपना लिखना बाकी है स्पेशल ऑडिट से, राइट? सो कम, राइट डाउन स्पेशल ऑडिट। एज वी नो, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने वाले हैं, तो उतना ही आपके काम भी आएगा और एग्जाम में भी उतना ही काम आएगा। उससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, याद रखना। सेक्शन 142 2A स्पेशल ऑडिट। सेक्शन 142 2A स्पेशल ऑडिट। एओ में ड्यूरिंग द proceeding of assessment or reassessment require any person to do special audit in following cases. In following cases. Point number 1, nature and बोलते जाओ बेटा, complexity of accounts, doubt about correctness, multiplicity of transaction, specialized nature of business। अच्छा, कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस फास्ट ट्रैक के अंदर में लिख नहीं रहे होंगे। सर ये गलती बिल्कुल मत करना, ये लिखना, क्योंकि देखो पेपर में तुमको राइटिंग करनी है और डीटीके में बहुत सारा पार्ट थ्योरी आता है, तो आपको राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये गलती मत करना है। मैं नोट साथ साथ में बनवा रहा हूँ, पूरे भारत के लिए ये कर रहा हूँ। सर आप भी मेहनत करना। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, सीए इंटर, सीएमए इंटर वालों के लिए भी मैंने फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फ्री कर दिया है, जो फेस टू फेस भी होने वाला है पुणे के अंदर में। तो आपका अगर कोई जूनियर होगा और आप उसको रिकमेंड करना चाहते होंगे, सर बिंदास रिकमेंड कीजिए। पूरे भारत के लिए तीसरी बार इंटर और फास्ट ट्रैक फाइनल का पूरा फ्री कर रहा हूं। आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, और इतना प्यार मिला है, शायद ये फास्ट ट्रैक फ्री करके यही प्यार आपको वापस लौटाने का सही तरीका है। यस, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एवरेज तबके से आते हैं, दोबारा फीस पे करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा ये पर्टिकुलर क्लास उनको समर्पित है। आ जाओ मालिक। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स in the interest of revenue, in the interest of revenue, audit oblique inventory valuation shall be done by CA oblique CMA. Such audit must be completed
within prescribed time, but maximum 180 days. But maximum 180 days. The audit fees shall be borne by central government. The audit fees shall be borne by central government. है बेटा? श्योर। एक और पॉइंट लिख देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। पॉइंट नंबर ए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पॉइंट नंबर बी, पेनल्टी ₹1000। पॉइंट नंबर सी, प्रोसिक्यूशन। पॉइंट नंबर डी, सर्च एंड सीजर। देन चलो, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर इंक्वायरी नोटिस लिखने का काम नहीं, सीधा नोटिस पे आते हैं। 143(2). 143(2), notice before assessment। where return under section 139/142(1) is filed by assessee, AO may require the assessee to visit the office in prescribed time along with documents/information if any. The objective of assessment under section 143(3) is to ensure income is not understated, loss is not overstated, tax is not underpaid. Tax is not underpaid. This notice shall be served
within 3 months from the end of financial year in which ROI is filed. If notice under section 143(2) is not issued, assessment under section 143(3) is invalid. Then चलो, इसके बाद सीधा 143 पे आते हैं हम लोग। 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, इसी को और एक नाम से बुलाते हैं रेगुलर असेसमेंट। इसी को एक और नाम से बुलाते हैं रेगुलर असेसमेंट। बेस्ड ऑन the information provided to AO or other information gathered by AO, he shall compute total income or loss or refund due to assessee, or refund due to assessee. Point number 2, where university, college, institution having exemption। अब देखो यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि इतने सबसेक्शन याद रखो, इसलिए वर्ड को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हैविंग एग्जम्पशन अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन of section 10, under the respective section of section 10 and AO came across and AO came across any non-compliance, he shall he shall
communicates such non-compliance to central government and complete the assessment after giving exemption. He will complete the assessment after giving exemption. In case of charitable oblique religious trust covered under section 1023C 11 12 and AO come across any non-compliance, he will complete the assessment only after the order received by CIT oblique PCIT. CIT oblique PCIT. AO shall complete the assessment within 12 months from the end of relevant assessment year. 12 months from the end of relevant assessment year. Yes, चलो डन है बेटा। तो ये था आपका 143(3). अब देखिए जो सेक्शन हमारे काम का नहीं है वो हम लिख भी नहीं रहे हैं, इस बुक से काफी हो जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। वापस से आते हैं बेटा कहाँ पे, वापस से आते हैं आपके चार्ट के ऊपर। अब देखिए क्या होगा, आपने रिटर्न भरा, डॉक्यूमेंट्स मंगाए, डॉक्यूमेंट्स मंगा करके अगर समझ में आया आपने क्या कर दिया, असेसमेंट कर दिया, टोटल इनकम टोटल लॉस कंप्यूट कर दी, या फिर आपको समझ में नहीं आया आपने ऑडिट करवा दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करवा दिया और उसके बाद आपने क्या किया, असेसमेंट कर दिया। ये सुनो, तो ऐसे केसेस के अंदर में, ऐसे केसेस के अंदर में आप क्या कर सकते हो सर, अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अब ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब एसएससी क्या कर रहा है, रिटर्न भर रहा है, रिटर्न समरी असेसमेंट में जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा है, ऑडिट करवाने बोलो तो ऑडिट भी करवा दे रहा है, वो दुनिया भर के सारे कंप्लायंस कर रहा है, जो तुमको अच्छा लगे वो सब कुछ कर रहा है। ये केस आता है आपका स्क्रूटनी असेसमेंट में। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने रिटर्न नहीं भरा, पॉसिबल है ना बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने क्या नहीं किया बेटा, रिटर्न ही नहीं भरा। तो ऐसे केस में आप बताइए क्या होना चाहिए, ऐसे केस में आप बताइए क्या होना चाहिए। अगर एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा, डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन है, अगर एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर वन, या तो वो 142.1.1 का यूज करके उससे रिटर्न भरवा सकते हैं, या तो फिर सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। याद रखिए 143.3 कब यूज होता है? 143.3 तभी यूज होता है जब एसएससी ने क्या भरा हो? रिटर्न। मतलब अगर एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा या फिर उसने एओ के दिए हुए ऑर्डर्स या नोटिस को कंप्लायंस नहीं किया, तो वो आपकी क्या करेगा सर? बजा देगा। दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। एक बात दिमाग में फिट करके रख लेना बेटा, असेसमेंट दो ही प्रकार के हैं, 143, 144, इसके अलावा कोई असेसमेंट नहीं है। बाकी सब पावर है टू डू द असेसमेंट। हम आगे भी बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। बाकी सब क्या है? पावर टू डू द असेसमेंट है, असेसमेंट नहीं है। तो असेसमेंट दो ही प्रकार के हैं, प्यार से मान गए 143, प्यार से नहीं माने 144, ऐसे दो ही असेसमेंट है। ये सुनो, तो लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? नाम से ही बहुत क्लियर है, बेस्ट जजमेंट। एओ आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई थी, आपने नहीं दी। आपको ऑडिट करने बोला था, आपने नहीं किया। आपको नोटिस देकर के ऑफिस में बुलाया था, 143.2 का आप नहीं आए। ऐसे केस में एओ अपना असेसमेंट रोकेगा नहीं, एओ असेसमेंट कंप्लीट करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। अब बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ भी करेगा अपने मर्जी से, फेक इनकम ऐड कर देगा, नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल विद हिम, एओ के पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करके आपके सामने रख देगा। वो आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करके क्या करेगा? आपके सामने रख देगा। अब ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला पॉइंट है, ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट है। पहला, एक, चार केसेस में मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेट होता है और बचे हुए केस में ऑप्शनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। चार केसेस जिसमें मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। पॉइंट नंबर पहला, फेल टू मेक अ रिटर्न रिक्वायर्ड। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो हो सकता है डायरेक्टली आपके लिए क्या चले जाए? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट चल जाए। सो 139.1 नॉर्मल रिटर्न, 139.4 बिलेटेड रिटर्न, 139.5 रिवाइज रिटर्न। आपने अगर ये रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो हो सकता है आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाए। तो दूसरा, फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस अंडर 142, 142.1 का आपको बोला था रिटर्न भर, आपने नहीं दिया। आपको बोला था 142.1.2 के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे, आपने नहीं दी। तीसरा, फेल टू गेट स्पेशल ऑडिट डन, आपको स्पेशल ऑडिट करवाने बोला था, आप स्पेशल ऑडिट के तहत कंप्लायंस नहीं कर रहे। या आपको ऑफिस में बुलाया था 143.2 के तहत, आप नहीं जा रहे। या आपको ऑफिस में बुलाया था 143.2 के तहत, आप नहीं जा रहे। आपको इन सभी केसेस में क्या हो जाएगा बेटा? मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगा। इन सभी केसेस में आपको क्या आ जाएगा बेटा? मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? चलो, तो चार केसेस जहां पे मैंडेटरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगा। पहला, आपने रिटर्न नहीं भरा। दूसरा, आपने नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया। तीसरा, आपने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया। चौथा, आपने 143.2 का कंप्लायंस नहीं किया। इन सभी केसेस में क्या आ जाएगा सर? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ जाएगा। हालांकि एओ के पास कुछ केसेस में ऑप्शनल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, मतलब वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे नहीं करेगा। यस, पहला, अकाउंट्स आर इनकरेक्ट। अगर एओ चेकिंग कर रहा है और उसको ऐसा लगता है दैट अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, वो नहीं करेगा। दूसरा, अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट। अगर उसको कभी भी ऐसा लगता है कि अकाउंट्स इनकरेक्ट भी है, इनकम्प्लीट भी है, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। नो मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज रेगुलरली बीन फॉलोड बाय द एसएससी। अगर उसको ऐसा लगता है कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं की गई है, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो चार केसेस में मैंडेटरी और तीन केसेस में ऑप्शनल है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना। यस, एक बात याद रखिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऐसे नहीं हो जाता। हम उसको शो कॉज नोटिस इशू करते हैं पहले, जिसे कहा जाता है SCN। यस, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, राइट सर? अंडरस्टैंड, शो कॉज नोटिस हम इन लोग इशू करते हैं और उसके अंदर के वर्ड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में देखेंगे, शो कॉज व्हाई नॉट द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शुड बी मेड अपॉन नॉन कंप्लायंस ऑफ, और वो नीचे नॉन कंप्लायंसेस लिख देते हैं। यस और नो? याद रखें, शो कॉज नोटिस हर केस में इशू होता है एक्सेप्ट 142.1 मतलब आपको रिटर्न भरने बोला था या आपको इंफॉर्मेशन भेजने बोली थी। अगर ये आपने नहीं किया तो फिर कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाता। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में उसको शो कॉज नोटिस क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी टेकन ओनली आफ्टर इशूइंग शो कॉज नोटिस गिविंग OOBH अंडर सेक्शन 144। ये SCN क्या है? SCN का मतलब है बेटा शो कॉज नोटिस। OOBH का मतलब क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। OBH का मतलब क्या है बेटा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाउएवर नो OOBH इज गिवन इफ एसएससी फेल टू कंप्लाई विद 142.1। तो 142.1 का कंप्लायंस नहीं किया तो OOBH मिलने वाला नहीं है। अदरवाइज आपको क्या किया जाता है? एक शो कॉज नोटिस को क्या किया जाता है बेटा? इशू किया जाता है। यस,
अच्छा, याद रखिए, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के साथ कंप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, तब जाके आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ओपन हो रहा है। सेक्शन 144 में कभी भी रिफंड नहीं आ सकता। सेक्शन 144 में कभी भी क्या नहीं आ सकता बेटा? रिफंड नहीं आ सकता। तो नो रिफंड कैन बी इशूड अंडर सेक्शन 144। नो रिफंड कैन बी इशूड अंडर सेक्शन 144। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। अब आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, मतलब आपका टोटल इनकम या लॉस एज मे बी कंप्यूट किया जाएगा। रिफंड तो इस केस में इशू नहीं होता, राइट? यानी एओ क्या निकालेगा बेटा? ऑर्डर निकालेगा। यहां से भी दो ही बातें होंगी, एक या तो आपको ऑर्डर पसंद आया, दूसरा आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया। अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया, क्या हो सकता है? अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा सर, इसको खत्म करने का टाइम लिमिट भी क्या है? सेम जो ही 143(3) के अंदर में है। यानी 143(3) और 144 दोनों को खत्म करने का टाइम लिमिट क्या है बेटा? सेम है। दैट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्लियर है मालिक? चलो आओ, नेक्स्ट सीरीज चालू करने से पहले ये भी लिख लो। सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, BJA। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्लियर है मालिक? अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है सर? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट AO on the basis of on the basis of material available on the basis of material available or evidence available shall complete the assessment to the best of his judgment, to the best of his judgment, after giving assessee an opportunity of being heard. No OOBH is given. No OOBH is given if there is a non-compliance. There is a non-compliance under section 142(1). Under section 142(1). Best judgment assessment shall be completed within 12 months. अब 143(3) में अमेंडमेंट आया है, मतलब यहां पे भी अमेंडमेंट आया है। Yes, within 12 months from the end of relevant assessment year. चेक कर लो मालिक। 12 months from the end of relevant assessment year। बराबर। अब इसके नीचे आपको क्या करना है सर? चार्ट बनाना है। When best judgment assessment can be ordered। कुछ केसेस में क्या है बेटा? मैंडेटरी है। कुछ केसेस में क्या है बेटा? ऑप्शनल है। मैंडेटरी कब कब है? ROI नॉट फाइल्ड, नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 नॉट कंप्लाइड, नोटिस अंडर सेक्शन 142 नॉट कंप्लाइड, स्पेशल ऑडिट ऑर्डर अंडर सेक्शन 142 2A is not complied। कुछ केसेस में क्या है बेटा? ऑप्शनल है। अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, अकाउंट्स आर इनकरेक्ट,
मेथड ऑफ अकाउंटिंग not regularly followed. Check it out. Is that done? चलो जी सर, तो ये था आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब हम कहाँ पहुंचे चार्ट में, यहां तक के देख लीजिए। हम लोग कहाँ तक के पहुंच चुके हैं? हम लोग सर यहां तक के पहुंच चुके हैं। दैट इज, आपने रिटर्न भरा, रिटर्न के बाद समरी असेसमेंट हुआ, या तो आपका रेगुलर असेसमेंट होगा या तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, और आपके खिलाफ क्या निकलेगा भैया? ऑर्डर निकलेगा, अमाउंट पेबल का या रिफंड ड्यू का या टोटल लॉस का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 156। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 156। तो आओ इधर, आगे आप चलोगे, नेक्स्ट पेजेस देखिए आप। नेक्स्ट पेजेस के ऊपर आपको सेक्शन 156 दिखेगा, नोटिस ऑफ डिमांड। अभी सेक्शन 156 क्या होता है बेटा? सेक्शन 156 होता है नोटिस ऑफ डिमांड। जब भी कोई असेसमेंट कंप्लीट होता है, दैट इज 143, 144, 147, किसी भी प्रकार का जब असेसमेंट कंप्लीट होता है, असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एओ अपना एक फाइनल ऑर्डर पेबल निकालता है या रिफंड का एक ऑर्डर निकालता है, इसको कहा जाता है नोटिस ऑफ डिमांड। बराबर है? अगर मान लो, अगर मान लो कोई अमाउंट है, लेट से कोई डिमांड के लिए कोई अमाउंट है, ये कितने दिन में एसएससी को पे करनी है? सर 30 डेज के अंदर में पे करनी है। मान लो ऑर्डर आया कि भैया आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फीस, तो ये अमाउंट जो है ये कब तक के पे करनी है? ये अमाउंट आपको 30 डेज के अंदर में क्या कर देनी है? पे कर देनी है। ये अमाउंट आपको क्या करनी है बेटा? 30 डेज के अंदर में पे करनी है। जिस दिन भी आपको ये नोटिस मिला, वहां से 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? पे करना है। सर मान लो 30 दिन में अगर हमने पे नहीं किया तो बेटा उस केस में फिर आपका रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? बोलो जल्दी से। रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। यस। आपको याद है हम लोगों ने समरी असेसमेंट किया था? समरी असेसमेंट के बाद क्या इशू होता है बेटा? इंटीमेशन इशू होता है। यस, समरी असेसमेंट में अगर कुछ पेबल आ जाता है, दैट इज इंटीमेशन में भी अगर कुछ पेबल आ जाता है, तो उसी को लॉ नोटिस ऑफ डिमांड ही अज्यूम करता है। उसको भी लॉ क्या करता है? नोटिस ऑफ डिमांड ही अज्यूम करता है। चेक करिए, वेयर एनी टैक्स, interest penalty fine, where any tax, interest penalty fine or any other sum is payable in consequence to an order passed by the AO shall serve upon assessee a notice of demand. Such demand must be paid within 30 days from the date of receipt of such notice of demand. तो कितने दिन में देना है बेटा? 30 दिन के अंदर में आपको ये नोटिस ऑफ डिमांड क्या करना है? पे करना है। इफ ही फेल्स टू पे, द रिकवरी प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड एंड assessee shall be treated as assessee in default and he will be liable to interest under 220 and penalty under section 221. The intimation shall be deemed to be notice of demand. तो ये जो इंटीमेशन इशू होता है, इंटीमेशन कब इशू होता है? इंटीमेशन इशू होता है आफ्टर समरी असेसमेंट, आफ्टर समरी असेसमेंट। यस, चलो चेक करो। तो नोटिस ऑफ डिमांड आएगा, नोटिस ऑफ डिमांड को क्या करना है? आपको पे करना है। अच्छा, अब एक नया सेक्शन ऐड किया था 156A, जो इसी से कनेक्टेड सेक्शन है और मुझे लगता है एग्जाम में ये आ सकता है। मुझे लगता है एग्जाम में ये आ सकता है। ये सेक्शन किस बारे में बात करता है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा होता है कि आपने क्या किया, नोटिस ऑफ डिमांड निकाल दिया, एओ ने क्या किया? नोटिस ऑफ डिमांड निकाल दिया, बराबर है। अब कई कंपनीज ऐसी होती है जो इंसॉल्वेंसी में चली जाती है या नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर में चल जाती है। मान लीजिए आप इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल के अंदर में चले गए, आप कोर्ट के अंदर में चले गए और बाद में आपकी लाइबिलिटी को क्या किया? रिड्यूस कर दिया गया। बाद में आपकी लाइबिलिटी को क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। अब आपको नहीं लगता, या मॉडिफाई कर दिया गया, एज द केस में भी बढ़ा दिया गया, यानी कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया, एज द केस में भी। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल आगे चल के आपकी लायबिलिटी को बढ़ाता है या कम कर देता है, तो एक फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड इशू होना चाहिए।
या एग्जिस्टिंग नोटिस ऑफ डिमांड मॉडिफाई होना चाहिए। पर इसके पहले कभी भी ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं कि फ्रेश नोटिस इशू होना चाहिए या नोटिस ऑफ डिमांड मॉडिफाई होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 156A, जिसने कहा कि आगे चल के अगर कभी भी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी, ये अपने ऑर्डर को क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं, पेबल या रिफंडेबल चेंज कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली नोटिस ऑफ डिमांड भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। So where notice of demand has been issued under section 156 is reduced as a result of order of any adjudicating authority under the insolvency bankruptcy code. Yes, the AO shall modify the demand payable in conformity with such order and shall thereafter serve upon an assessee a notice of demand. तो AO क्या करेगा सर, AO shall modify the demand, यहाँ पे shall लिखा हुआ है सर, AO has to modify the demand notice, और वो एसएससी के ऊपर क्या करेगा, सर्व करेगा। वेयर द अबाउ ऑर्डर इज मॉडिफाइड बाय एनक्लैट और द सुप्रीम कोर्ट, द मॉडिफाइड नोटिस ऑफ डिमांड एज इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर शैल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली, शैल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। गेटिंग द पॉइंट मालिक? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका प्रोटेक्टिव असेसमेंट। यस, प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है, ये एक पावर है और एग्जाम में इसको कभी पूछा नहीं जाता, पर दिया है तो फटाफट पढ़ लो। देखिए कई बार ऐसा होता है दैट प्रॉपर्टी या दो पर्टिकुलर इनकम है वो डिस्प्यूट में होती है कि एक्स के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, वाई के हाथ में। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसपे दो भाई लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट के अंदर में है ओनरशिप ही इनकी, और उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, बराबर है। अब एक्स के हाथ में उसे असेस करना या वाई के हाथ में उसे असेस करना, राइट? ऐसे केस में क्या होना चाहिए, ऐसे केस में एओ के हाथ में क्या होता है, एक पावर दिया गया है, इस पावर को कहा जाता है प्रोटेक्टिव असेसमेंट। इस पावर को क्या कहा जाता है बेटा, इस पावर को कहा जाता है प्रोटेक्टिव असेसमेंट, वेरिन एओ क्या कर सकता है, असेस द इनकम इन द हैंड्स ऑफ ऑल पर्सन, जितने पर्सन इन्वॉल्व है उन सभी के हाथ में क्या किया जाता है, असेस करने का पावर रखता है वो। फर्दर जब भी फिर फाइनल डिसीजन आएगा, एओ अपने ऑर्डर को क्या करेगा, अकॉर्डिंगली रिवाइज करेगा। So when the ownership of the income is in dispute or is the matter of doubt, then AO can assess the income in the hands of all person who are claiming the ownership. The objective is to protect the interest of revenue. In this case, authority cannot recover tax from both the person. हाँ, वो assessment दोनों के हाथ में कर देंगे, राइट? लेकिन टैक्स दोनों से रिकवर नहीं हो सकता। जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो क्या आएगा बेटा, फाइनल डिसीजन आएगा, उसी के बेसिस पे फिर क्या आता है, टैक्स रिकवरी आता है। दोनों से टैक्स रिकवर नहीं किया जाता, इनिशियली दोनों से किया जाता है, बाद में ऑर्डर को क्या किया जाता है, अकॉर्डिंगली रिवाइज किया जाता है। इज दैट डन? नीचे आइए, हमने कहा था सेक्शन 153, सेक्शन 153 का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल आपको बना करके दिया है। आप मॉड्यूल उठाकर देखोगे, आप रेफरेंस बुक उठाकर देखोगे, सर ये बहुत बड़ा सेक्शन है। इसी चीज को हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, बहुत शॉर्ट बनाया है, ताकि आपको सारे टाइम लिमिट एक ही जगह मिल जाए। थैंक मी लेटर। यस, बताइए 153(1) असेसमेंट कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 143, 144। 143 क्या था बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट। 144 क्या था बेटा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज फर्स्ट असेसेबल। सीधे शब्दों में 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत शानदार मालिक। हाँ, तो अब देखेंगे आप, हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक ही चीज बचता है, रीअसेसमेंट वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, रीअसेसमेंट वाला पॉइंट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। इज दैट डन? चलिए, तो ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यही रोकेंगे, ये पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग यही रोकेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर में। अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग रीअसेसमेंट वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल इस पॉइंट को आप क्या नहीं करेंगे सर, मिस नहीं करेंगे, और आपको इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है। जिन बच्चों का फेल रिजल्ट आया होगा उन तक के जरूर पहुंचाओ इन लेक्चर्स को, ताकि वो बच्चे भी विदाउट एनी कॉस्ट पूरा लेक्चर अच्छे से विथ प्रॉब्लम विथ अमेंडमेंट सब कुछ क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। याद रखिएगा सर, रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते सर, रिजल्ट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे सर, और ये मेहनत बंद नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। 10 बार ऐसा लगेगा चल यार छोड़ देते हैं, 50 बार ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा मुझसे, पर आप एक बात सोच करके देखिएगा, जिस लेवल पे आप बैठे हैं ना सर, फाइनल लेवल पे, उस लेवल पे पहुंचना कईयों का सपना है, उस लेवल पे पहुंचना कईयों का सपना है। तो कईयों के सपने तो तुम ऑलरेडी जी रहे हो, और अगर इसे भी छोड़ दिया तो तुम ये सोचो कि तुम खुद भी फेल हो रहे हो और दूसरों को भी फेल कर रहे हो।
पढ़ते रहिएगा और दोस्तों तक के पहुंचाते रहिएगा। यस और नो, बाय बाय एंड टेक केयर। हम लोग हमारे जो लेक्चर है ये बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं और जैसा हमने शेड्यूल दिया है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक के हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये जरूर हो जाएगा और हम बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। यस और नो, वीडियोस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ताकि हमारी टीम इसे जल्दी जल्दी क्या कर सके बेटा, अपलोड भी कर सके। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले लेक्चर के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।